चलो हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि एक एग्जांपल तुम लोग कर लो, आदत हो जाएगा अच्छे से चीज़ें सॉल्व करने। ये एक बॉल लटका हुआ है, इसका मास है 2 kg। ठीक है, आपको टेंशन बताना है थ्रेड में कितना होगा इफ द लिफ्ट इज़ बीइंग डी एक्सेलरेटेड। नीचे की तरफ लिफ्ट जा रहा है, एक्सेलरेशन g/4 से। फटाफट बताओ टेंशन कितना न्यूटन होगा। जी की वैल्यू आप 10 ले लेना, 10 मीटर/सेकंड। 9/4 चाहिए। कितना बाबू? देखो दोनों तरीके से बना सकते हैं, बाहर बैठ के भी और अंदर बैठ के भी। ठीक है, तो बाहर वाला है निशांत, अंदर वाला है रवि। तो निशांत के रेस्पेक्ट में बना के देखते हैं एक बार, और रवि के रेस्पेक्ट में बना के देखते हैं। निशांत जो है बाहर बैठा हुआ, वो कैसा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा? वो ऐसा बनाएगा कि भैया देखो टेंशन ऊपर लग रहा, इसका खुद का वेट तो हर समय मौजूद है ही, और ओवरऑल ये नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है g/4 से, है कि नहीं? तो नीचे की तरफ पॉजिटिव मान के क्या इक्वेशन लिख देंगे, mg - t इज इक्वल्स टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो टेंशन इधर आ जाएगा, mg/4 इधर आ हाँ। जाएगा। तो टेंशन कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/4 mg। एंड सी दिस इज लेस देन mg, इजंट इट? तो निशांत ने ऐसे ऑब्जर्व कर लिया सीधे सीधे। बट जैसे ही रवि ऑब्जर्व करता है, रवि के साथ एक लफड़ा है कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, खुद मूविंग फ्रेम है, तो वो टेंशन तो ड्रॉ करेगा, वो इसका वेट भी ड्रॉ करेगा, लेकिन इसके अलावा इसको एज अ पेनाल्टी अपने एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, देखो उसका रवि का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g/4, तो उसको इस पे ऊपर की तरफ एक इनर्शियल फोर्स लगाना पड़ेगा Fi, जिसका मैग्नीट्यूड होगा m, बॉल के मास इंटू एक्सेलरेशन, मूविंग फ्रेम का एक्सेलरेशन mg/4 के बराबर। अब वो इसको रेस्ट में ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, रेस्ट में ही ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो अगेन देखो क्या इक्वेशन होगी, mg नीचे की तरफ अगेन पॉजिटिव लेके इक्वेशन लिख रहे हैं, mg नीचे की तरफ पॉजिटिव, बाकी दोनों ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस Fi माइनस टेंशन इज मास इंटू एक्सेलरेशन 0 एज ही इज ऑब्जर्विंग द बॉल इन रेस्ट। तो mg माइनस Fi क्या हो जाएगा, इनर्शियल फोर्स mg/4 माइनस टी को उधर लेके चले जाओ, टी यहाँ से भी आ गया 3mg/4। देखो तो इनर्शियल फोर्स तुमको बहुत हेल्प करता है सही कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए, इवन इफ यू आर नॉट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, गुड। देखो एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ज़रा, देखो ये कोई गाड़ी है, ठीक है, अभी ये रेस्ट में, इसमें कोई स्पीड नहीं है, यहाँ पे एक बॉल लटका हुआ है, इसमें धागा है, ये कुछ टेंशन होगा, जब बिल्कुल सामने सामने है तो टेंशन जो है वो वेट को बैलेंस करेगा बॉल के। ठीक है, जैसे ही ये आगे की तरफ एक्सेलरेट होना चालू करता है, यही बस ये बस आगे की तरफ एक्सेलरेट करना चालू करेगा, इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, मान लो g/10 से एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो तुमको नहीं लगता है कि ये हल्का सा ऐसा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें पीछे की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, तो एक बच्चा ये जानना चाहता है कि ये तिरछा तो होगा, ये तो उसको समझ में आ रहा फीलिंग से, पर वो जानना चाहता है कि कितना एंगल हो जाएगा थीटा, वर्टिकल से कितना एंगल थीटा वो पीछे चला जाएगा। ये बात तो पक्की कि पीछे जाएगा, झटके की वजह से, इनर्शिया की वजह से,
इनर्शिया की वजह से क्या है, बॉल यहीं पे रहना चाहता है और बस आगे उसको खींच लेना चाहती है, ठीक है। तो मोमेंटरीली वो ऐसा ज़रूर होगा, अपने इनर्शिया की वजह से तिरछा हो जाएगा धागा। तो ये रियल धागा अब हो गया। वेट करना ज़रा, मैं इसको सेव कर लूँ। ठीक है, तो ये ये बात समझ में आ गई। ये पीछे की तरफ हो जाएगा। तो तुम देखो, एक बच्चा बाहर बैठ के भी ऑब्ज़र्व कर सकता है और एक बच्चा अंदर बैठ के भी ऑब्ज़र्व कर सकता है। ये निशांत है और ये रवि है। रवि को बस ये करना पड़ेगा कि सिंस ये खुद एक्सेलरेटेड है इधर g/10 से, है कि नहीं, रवि खुद एक्सेलरेटेड, तो उसको इधर लगाना पड़ेगा g/10 का, mg/10 का इनर्शियल फोर्स। बताओ, ये बात क्लियर है एब्सोल्युटली? हाँ बोलो हाँ शिवम, ठीक है। हाँ वेरी गुड। और ये जब पीछे होता है, ठीक है, पीछे होता है ऐसे, जितनी देर ये चलता रहेगा ये इसको रेस्ट में ही देखेगा, ठीक है। जितना देर एक्सेलरेटेड रहेगा ना, उतना देर बॉल ऐसे ही रहेगा, पीछे तिरछा रहेगा। देखो, इस मोशन की हम बात नहीं कर रहे जब ये यहाँ से यहाँ तक गया था, लेकिन इस पीक पॉइंट पे अभी मैक्सिमम वो कहाँ पे जाएगा, इस पीक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, पेंडुलम की तरह है, तो ये यहाँ से तुमको लग रहा होगा कि यहाँ के बीच में मूव करेगा, करेगा ना। बट ये जो मैक्सिमम एंगल है ना थीटा, जो इस एक्सेलरेशन के वजह से वो अचीव करता है पीछे जाने के वजह से, ये एंगल फिक्स होता है, ठीक है। जितनी देर तक ये एक्सेलरेट करता रहेगा ना, उतनी देर तक वो ऐसे ही तिरछा बना रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। तुम इसको रियल लाइफ में समझ पा रहे हो कि नहीं? फिज़िक्स से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे ही रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो ऐसे रहता भी है, जब तुम देखोगे ना, जितनी देर तक इतना स्मूथ रोड नहीं होता ना हमारे रियल लाइफ में कि फिक्स स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा हो तो बॉल को तुम एकदम तिरछा हो के हल्का सा देख पाओ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा ही होना होता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ तो इस केस में क्या करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो, एक निशांत के रेस्पेक्ट में और एक रवि के रेस्पेक्ट। निशांत क्या देख रहा है इस बॉल को, निशांत इस बॉल को क्या देख रहा है बताओ? आगे की तरफ g/2 से जाता हुआ, g/10 से बस के साथ जा रहा है ना बॉल? हाँ नहीं जा रहा, बताओ प्रियांशु? हाँ जा रहा जा रहा। जा रहा जा रहा रवि कैसे दिखेगा उसको, रवि देखेगा पीछे जाके पीछे नहीं रही, रेस्ट में दिखेगा, वही तो मैं बता रहा था। हाँ वो रेस्ट में हाँ दिखेगा ना, हाँ बस में ही बैठा हुआ है। थोड़ी हाँ मोशन को इग्नोर किया मैंने, यहाँ से यहाँ तक जाने वाले को। अब वो यहीं पे देखेगा बॉल को, बिल्कुल टिका हुआ, हम्म, तिरछा होके। तो निशांत क्या देखा कि इधर की ओर टेंशन लग रहा है, ठीक है, वर्टिकल से थीटा एंगल पे, हाँ और नीचे की तरफ mg देखेगा। तो वो क्या कंक्लूड करेगा कि इस टी का दो कंपोनेंट, ये वाला और ये वाला, बताओ। ऊपर वाला हाँ ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। साइन थीटा ये ऊपर वाला कंपोनेंट किसको बैलेंस करना, वेट को, क्योंकि बॉल एमजी ऊपर नीचे जाता हुआ थोड़े दिखेगा, बस उधर जा रहा है। और ये टी साइन थीटा ही वो फोर्स है जो प्रोवाइड कर रहा है इस एक्सेलरेशन को। बताओ, इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है पीछे की तरफ? नहीं नहीं है। तो यही वो फोर्स है जो एक्सेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। तो निशांत के इक्वेशंस ऐसे दिखेंगे, देखो उसके इक्वेशंस दिखेंगे, टी कॉस थीटा इज mg एंड टी साइन थीटा इज मास इनटू एक्सेलरेशन। साइन थीटा का ये वो वाई एक्सिस में देखेगा और ये वो एक्स एक्सिस में देखेगा, ठीक है। हाँ फिर डिवाइड कर दो ज़रा, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो 1 से। क्योंकि tan थीटा आ जाता है। देखो, 2 को 1 से करेगा तो क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा विल गिव यू mg/10 इंटू mg। बता, सही है? हाँ तो mg हाँ mg गया कट,
ये हो गया 1 बाई 1 बाई 10। टी टी गया कट, 10। टेन थीटा आ गया 1/10। यस। यहाँ से एंगल आ जाएगा कितना, टेन इनवर्स 10 1/10। इनवर्स 1/10। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दी रहेगी। हाँ, तो निशांत को भाई ऐसा आ गया कि एंगल जो है इसका वो ये थीटा इतना एंगल बना करके रहेगा। ठीक है, देखो 5.7 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये एंगल कितना आ गया 5.7 डिग्रीज। थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो बॉल पहले ऐसे था, गाड़ी के आगे बढ़ने की वजह से बॉल ऐसे हो जाएगा और ये एंगल 5.7 डिग्री पे आकर के ये रुक जाएगा। जितनी देर भी ये एक्सेलरेशन रहेगा उतनी देर। जबकि रवि क्या देखेगा, जो अंदर बैठा हुआ था, रवि को बहुत प्रॉब्लम होगी। रवि देख रहा है रेस्ट में, टेंशन तो वो देखेगा, ऐसा वेट भी देखेगा, लेकिन सिंस वो खुद एक्सेलरेटेड मोशन में है, उसको इस बॉल पे एक एक्स्ट्रा इनर्शियल फोर्स लगाना पड़ेगा अपने एक्सेलरेशन g/10 के m इंटू g/10। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। वेरी गुड। तो mg/10 हो गया। ये तीन फोर्सेस उसको आ गए। साइन लॉ लगाने आता है तीन फोर्सेस में? ठीक है, तो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। ये अगेन टी कॉस थीटा हो जाएगा और ये अगेन टी साइन थीटा हो जाएगा। याद रहे, अंदर का व्यक्ति ऑब्जेक्ट को किस में देख रहा है, रेस्ट में देख रहा है। ठीक है, हाँ हाँ। तो देखो ये आंसर तो आ गया। ये बैलेंस करेगा इसको और ये बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेंगे सो। ठीक है। तो आ जाएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी वाई एक्सेस में, और एक्स एक्सेस में क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी बाई 10। बोलो again, if you will divide these equations you will get the same thing, 1/10. See, divide this 2 by 1, you will get again the same thing. Tan theta is equals to 1/10, theta is equals to arc tan 1/10। tan inverse को arc tan भी कहा जाता है, tan भी कहा जाता है। ठीक है, again you will arrive at this value 5.7। so what we concluded from this discussion, that Newton's law is valid from both stationary frame as well as moving frame. But applying Newton's law from a moving frame, from a non-inertial frame, we need to apply an extra force in the direction opposite to our own acceleration, and that force is called inertial force. What that force facilitates us, that it balances the penalty we have to pay for the validation of Newton's law by adding an extra force। inertial force लगा देंगे तो वो एज अ पेनाल्टी उसको मेकअप कर लेता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हमेशा याद रखना है, अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हो तो तुमको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसमें कोई लिक्विड है इस कंटेनर में रखा हुआ। ठीक है, अच्छा, कहीं पे जब तुम पानी या दूध या कोई भी फ्लूइड रखते हो, ठीक है, तो क्या उसके सरफेस में हलचल होता है कि वो स्थिर रहता है? होता है। हलचल हो, अरे बस रखा हुआ है। देखो रखा हुआ तो क्यों हिलेगा? वही अपने मैं आप कह क्यों रहा हिलेगा? था, पागल है क्या? ये टेबल है,
ठीक है। जिस टाइम पे रखते हैं उस टाइम पे होता है। नहीं, इस टेबल पे एक कंटेनर रखा हुआ है, इसमें दूध है, काफ़ी समय से पड़ा हुआ, ठीक है, स्टेशनरी है। समय से खराब हो गया होगा। तो इसके, हाँ मे भी, तो इसके सरफेस पे कोई मूवमेंट होता है? सरफेस पे दूध का एक पार्टिकल तुम चूज़ करो, ये पार्टिकल ए, क्या ये अपने आप इधर उधर किसी डायरेक्शन में मूव करता है? नहीं। 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 तो स्टैटिक फ्लूइड में, स्टैटिक मतलब स्थिर, ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड में सरफेस पे हर पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना होता है? 0। नेट जीरो। फोर्स 0 होगा, ठीक है, याद रखना है। सरफेस पे नेट फोर्स हर पार्टिकल पे 0 होगा, तभी ना उसका सरफेस मूव नहीं कर रहा है, किसी भी फ्लूइड का। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल फ्लूइड्स की बात करें जो हमारे रियल लाइफ में होती है। तो बताओ मुझे एक चीज़, सरफेस चाहे जैसा भी हो, ठीक है, वो उस पर नेट फोर्स 0 रहेगा। ये एक कंटेनर था, इसमें वाटर रखा हुआ था, ठीक है, अचानक से इसको कोई इस तरफ एक्सेलरेट करने लगा, एक्सेलरेशन g/2 से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या तुमको नहीं लगता है कि इसका सरफेस ऐसा हो जाएगा जैसा मैं नीचे ड्रॉ करने वाला हूँ? ये या कंटेनर है हमारा, हल्का सा पीछे के वॉल पे चढ़ जाएगा इनर्शिया की वजह से, बताओ होगा कि नहीं? हाँ। तो जिस जिस ड्यूरेशन डेल्टा टी में ये ऐसे से ऐसे होता है, उस डेल्टा टी को तुम भूल जाओ, बस इस मोमेंट को ध्यान रखो जब वो इस कंडीशन में पहुंच जाता है, अपने पीक पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। जितनी देर एक्सेलरेट होगा इसका सरफेस ऐसा ही रहेगा, ये बात याद रखना, नीचे नहीं आने वाला, क्योंकि अभी भी एक्सेलरेशन g/2 है। तो जो शेप वो एक्वायर करेगा, जितने टाइम में एक्वायर करेगा, उस टाइम को भूल जाएं अगर हम। जब ये इस शेप को एक्वायर कर लिया है तो अब हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं ना किसी भी एक सरफेस के पार्टिकल को। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा होगा, ये समझ में आ रहा है ना? दूध थोड़ा सा पीछे की तरफ चढ़ जाएगा हाँ। तो ठीक, हाँ। इतना ही समझना। और एक वो इन्फॉर्मेशन जो पहले मैंने बताया कि सरफेस पे किसी भी किसी भी फ्लूइड के सरफेस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। 0, वेरी गुड। तो इस पार्टिकल को पकड़ लो और इसी कंटेनर पर ही बैठ जाओ यहीं से। तो तुम इनर्शियल फ्रेम हो कि नॉन इनर्शियल? हम लोग इनर्शियल फ्रेम अरे इस कंटेनर पे बैठे हुए हैं और कंटेनर मूव कर रहा है, ए इज इक्वल मूव कर रहे टू, हैं। तो हम इनर्शियल फ्रेम हुए कि नॉन इनर्शियल? इनर्शियल नहीं, इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। नॉन मूविंग इनर्शियल, फ्रेम हुए ना, नॉन इनर्शियल। हाँ, हाँ, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल नॉन इनर्शियल में कंफ्यूजन है क्या? इनर्शियल मतलब रेस्ट नहीं। वाला और नॉन इनर्शियल मतलब मूव, ओह। ठीक है। हाँ तो नॉन इनर्शियल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ये दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम को क्या करना पड़ता है एज अ पेनाल्टी? इनर्शियल इनर्शियल को बोलेंगे। फुल्ली रेस्ट तो नहीं बोलेंगे, एक्सेलरेशन 0 बोलेंगे। हाँ हाँ, हमारे ऑब्जर्वेशन में ले लो थोड़ी देर के लिए। तो देखो, कॉन्टेक्चुअल इसको बोलते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल डिस्कशन बोलते हैं इसको, ठीक है। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं बस उसके लिए ये लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि इनर्शियल का मतलब, ऑफ कोर्स इनर्शियल का मतलब नेट फोर्स 0 होता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी होगी और रेस्ट भी होगा, ऑफ कोर्स यू आर सेइंग करेक्टली। बट हमको अभी उससे मतलब नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है ना। जैसा कॉन्टेक्स्ट रहेगा वैसे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एज अ पेनाल्टी, डू यू नीड द लैपटॉप? एज अ पेनाल्टी हम इनर्शियल फोर्स ऐड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, बताओ, जो थ्योरी हमने पहले भी सीखी। तो हम क्या करेंगे, ये बच्चा क्या ऑब्जर्व करेगा, ये बच्चा देख रहा है कि फ्लूइड अब ऐसा हो गया, जब कंटेनर, जब हम अपने बर्तन को आगे की तरफ खींचेंगे तो फ्लूइड ऐसा हो जाता है, तिरछा हल्का सा हो जाएगा,
तो वो क्या दिखेगा, मान लो इस छोटे से दूध के पार्टिकल का मास है m, वो फोर्सेस का एनालिसिस करता है, वो देखता है कि नीचे की तरफ इस पे mg तो लग रहा है, हाँ और पीछे की तरफ वो लगेगा। लगेगा क्योंकि उसको पता है कि हम मूविंग हैं। इनर्शियल। मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वो लगाएगा पीछे की तरफ। बताओ, हाँ अगर इन दोनों फोर्सेस का समेशन इस सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाए एफ नेट, ठीक है। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं आएगा तो क्या इस ऑब्जेक्ट में किसी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मोशन होगा कि नहीं? फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सुनो। अगर इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर समेशन इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं आता है तो क्या ये ऑब्जेक्ट का अलोंग द सरफेस कोई मोशन होगा कि नहीं? हाँ होगा। तो होगा। बोलो प्रियांशु। हाँ होगा, परपेंडिकुलर होगा, नहीं आएगा तो। ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं आएगा, अगर अगर ऐसा आ जाता है तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, और ये इधर। कंपोनेंट इस हाँ पार्टिकल को इस डायरेक्शन में मूव करने पे मजबूर कर देगा। लेकिन हम्म, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ये सरफेस क्या है, स्टैटिक। इसको तो ये सरफेस स्टैटिक ही दिखेगा ना, अंदर वाले को, बच्चे को। नहीं समझ में हम्म। हाँ आता लग रहा है? हाँ 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 आ रहा है ना? इस दिखेगा, उसको बच्चे को दिखेगा। ये सरफेस तो अभी स्टेशनरी दिखेगा, और उसको पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में अलोंग द सरफेस नेट फोर्स नहीं होना चाहिए। अलोंग द सरफेस नेट फोर्स नहीं होगा कब? जब इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर समेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस आए, सब। ठीक है। हाँ। और ये फोर्स सप्लाई कौन करता है? ओवरऑल अंदर का फ्लूइड पार्टिकल्स इसको सप्लाई करते हैं ऊपर, नॉर्मल। तो नॉर्मल और ये एफ नेट बैलेंस हो जाता है। ये नॉर्मल अलग, इसके अराउंड भी तो ढेर सारे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं ना। हम्म। ये लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट की वजह से हर कोई इस पर फोर्स लगा रहा है। उन सारे फोर्सेस का वेक्टर समेशन एक नॉर्मल फोर्स आएगा, और वो नॉर्मल फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ताकि ये पार्टिकल ना इस डायरेक्शन में मूव करे और ना ही इस डायरेक्शन में इस मूव करे, डायरेक्शन। ठीक है। क्योंकि हम जब उसी फ्रेम में बैठे हैं तो हमारे लिए थोड़े मूव कर रहा है। एक ट्रेन में जो को पैसेंजर्स होते हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करते हैं क्या? नहीं करते हैं। बाहर वाले के लिए मूव कर रहे हैं, लेकिन अंदर वाले के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत आसान हो जाता है, उसके रिस्पेक्ट में कोई मूव नहीं कर रहा। तो वही इसीलिए हम कंटेनर पे बैठ गए। ये जो तरीका है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, इनर्शियल फोर्सेस लगाने का, वो कैसे आपके ऑब्जर्वेशन को आसान बनाता है, उसका एक क्लासिक एग्जांपल है ये। इससे क्या निकल के आता है, हाँ। देखो ज़रा। ये तुम्हारा फ्लूइड का सरफेस था, ये तुम्हारा एफ नेट आना चाहिए, ठीक है। ये है एम जी, और इधर लग रहा है इनर्शियल फोर्स जो है एम जी बाई 2। तो बताना ज़रा ये थीटा कितना होगा? ये थीटा, ये थीटा देखो, ये देखो, एक फोर्स है एम जी और एक फोर्स है परपेंडिकुलर एम जी बाई 2, ठीक है। हम्म, एम जी के साथ एफ लग रहा है, ये वाला एफ नेट। बस वेक्टर्स को पलट के यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये थीटा क्या हो जाएगा? एम जी बाई 2 एम डिवाइड। जी बाई टू बाई एम जी, हाँ, यानी 1/2 tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। बोलो प्रियांशु, समझा ये बात? हाँ। ठीक है, एम जी कट गया, 1/2 आ गया। टेन थीटा, टेन थीटा एम बाई 2 होता है किस पे? 26.56, 26 डिग्री पे, 26.6 डिग्री पे 1/2 होता है। तो ये थीटा कितना आ गया? 26.6 डिग्री, ठीक है। हाँ। ये हमारा कंटेनर था, याद है? इंक्लाइंड प्लेन का हाँ। थीटा यही वाला होता था, नहीं याद आ रहा? ट्रायंगुलर बना, हाँ। हाँ देखो, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है।
ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, हम्म, ये वाला ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा थीटा इस वाले ट्रायंगल में। ज्योमेट्री है बस और कुछ नहीं। तो थीटा आ गया 26.6 डिग्री। मतलब ये जिस भी एक्सेलरेशन से तुम इसको एक्सेलरेट करोगे उसके हिसाब से जो थीटा आएगा वो यहाँ पे निकाला जा सकता है कि पानी का लेयर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा। समझ में आया? हम्म, हम्म, इन फोर्सेस के एनालिसिस से हमको क्या पता चला कि पानी एक्चुअली कंटेनर में मूव करते टाइम किस एंगल पे तिरछा होके रहेगा। ये क्यों आया? क्योंकि सरफेस के हाँ, परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए इफ़ ऑब्जर्व्ड बाय अ पर्सन इनसाइड द कंटेनर इटसेल्फ। ठीक है। और ये एक थ्योरी हो गई कि सरफेस के अलोंग कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब टोटल का टोटल फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब mg और mg/2 के बीच में ये कितना एंगल बन रहा हो, 26.6 डिग्री। और ज्योमेट्री रिक्वायर्स कि 26.6 डिग्री अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 26.6 डिग्री। ये तो ज्योमेट्री कह रहा है। मतलब कि हाँ, जिस भी एक्सेलरेशन से कंटेनर को आगे बढ़ाते हैं उससे रिलेटेड है कि पानी किस उस पर। देखो ना, तुम सोचो बहुत तेज़ी से करोगे तो पानी यहाँ से स्पिल हो जाएगा कि नहीं बाहर। हाँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा थीटा बढ़ गया, इसका मतलब तुमने बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया तो बहुत ज़्यादा थीटा बढ़ जाएगा। देखो तो पानी ऐसा हो जाएगा, एकदम ऐसा हो जाएगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुत कम पानी होगा, बहुत कम पानी होगा तो पानी ऐसे हो जाएगा, इधर का एरिया खाली हो जाएगा। देखना करके ये सब एक्सपेरिमेंट होता है कि नहीं। हल्का सा ऐसे कर देते हैं तो इधर का एरिया खाली हो जाता है, तो थीटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ऐसा होता है। तो देखो ये सब चीज़ कहाँ यूज़ होता है, शिप के डिज़ाइन में, कि शिप का एक्सेलरेशन हम कितना रखें कि अंदर में स्टोर्ड अगर ऑयल लेके आ रहा है शिप, ठीक है, लिक्विड्स लेके आता है ना, लिक्विड्स मोस्टली ऑयल वगैरह शिपमेंट से आते हैं, सुना होगा तुम लोगों ने। हम्म, तो शिप वगैरह के डिज़ाइन में ये सब ध्यान रखा हम्म, जाता है। मान लो शिप पे इतना हम्म, बड़ा वो है, इतना बड़ा कंटेनर है और इसमें यहाँ तक हम ऑयल भर दिए और शिप का स्पीड इतना बढ़ा दिया चलाने वाला कैप्टन कि बाहर निकल जाएगा। ये फ्लूइड का शेप ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इतने में फ्लूइड भर गया। तो ऊपर में ये जो लिड है, लिड ढक्कन जो है, इस पे कितना प्रेशर आएगा बताओ। फिर इस लिड को मजबूती से लगाना पड़ेगा, मजबूती से लगाने के लिए ज़्यादा बोल्ट्स चाहिए, ठीक है, ज़्यादा हम्म, लीवर्स चाहिए, ज़्यादा वेट बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं नाव का। हम्म, और हम लोग क्या चाहते हैं, शिप और एरोप्लेन जैसी चीज़ों में हम वेट बढ़ाना चाहते हैं कि घटाना चाहते हैं डिज़ाइन में। घटाना। घटाना चाहेंगे, हर घटाना। जगह हम अपना डिज़ाइन घटाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये सब थ्योरीज इंपॉर्टेंट होती हैं और सिंपल सिंपल चीज़ों से इनको एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है। तो इनर्शियल फोर्सेस आप लगाइए, उसी कंटेनर में बैठ के आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है।